जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राहु और केतु के शुभ और अशुभ परिणाम, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अधिकतर ज्योतिषी जो कम जानकार होते हैं, क्षमा करें, वो जन्म कुंडली जब सामने आती है तो जहाँ राहु और केतु बैठते हैं तो उस राहु केतु से संबंधित अशुभ परिणाम के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, या फिर उसकी महादशा आती है तो कह देते हैं कि इसकी महादशा आ रही है, आप इसका उपाय करें। लेकिन मैं आज आपको एक तथ्य बता रहा हूँ कि राहु और केतु हमेशा ही अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, वो शुभ परिणाम भी देते हैं। तो शुभ और अशुभ परिणाम यानी कि अच्छे परिणाम और खराब परिणाम कब देते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली में वैसे आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के 12 स्थान होते हैं, तो 12 हाउस होते हैं। उन 12 हाउसों में जिस स्थान पर राहु बैठता है तो वहाँ पर बैठेगा तो उसकी जो दृष्टि पड़ती है वो गुरु के समान पड़ती है। गुरु यानी कि जुपिटर, जो दृष्टि संबंध है गुरु का, वही इसका संबंध है। तो राहु और केतु हमेशा जिस स्थान पर बैठते हैं उससे 5वीं और 9वीं 7वीं, ये 3 दृष्टियों से ये आगे के भाव को देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये दृष्टि संबंध की चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि राहु और केतु किस तरह से शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। राहु और केतु आप सभी जानते हैं कि एक छाया ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे में छाया ग्रह जिस भाव में बैठेंगे तो वहाँ पर जो उसका स्वामी होगा उससे संबंधित ही यह शुभ और अशुभ परिणाम देंगे। जैसे कि कुंडली के दूसरे और केंद्र का भाव 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों पर बैठेंगे तो ये राहु हमेशा सम परिणाम देते हैं। और ठीक इस तरह से यदि जन्म पत्रिका के त्रिकोण जो भाव है वो पंचम भाव और 9th हाउस कहलाता है। 5वें और 9th हाउस में त्रिकोण राशि पे जो ग्रह की राशि होगी उस राहु जहाँ बैठेगा तो राहु उसी से संबंधित शुभ परिणाम देते हैं। अब ये कैसे देते हैं, यदि त्रिक भाव ये 6, 8वें और 12वें स्थान पर बैठेंगे तो यह अशुभ परिणाम ही हमेशा देते नजर आते हैं। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। वैसे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार एक जो उसका 10वें भाव का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो ये केंद्र हुआ। और ठीक इसी तरह से पंचम भाव में वहाँ 8 लिखा होगा तो वो 8 का स्वामी यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होगा। ऐसे में कर्क जन्म लग्न की पत्रिका के अनुसार 10वां भाव केंद्र भाव कहलाएगा और त्रिकोण जो भाव है वो पंचम भाव कहलाता है। पंचम भाव और केंद्र भाव इन दोनों का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल की राशि में जब राहु बैठेगा तो यह एक योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देगा। मंगल हमेशा ऐसे 10वें और केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होगा तो वो ऐसे में शुभ परिणाम देता है। ये इसको योग कारक ग्रह कहते हैं। दूसरा एक और उदाहरण बताता हूँ। वृषभ राशि की यदि हम चर्चा करते हैं, वृषभ लग्न के अनुसार 9th हाउस और 10th हाउस का स्वामी शनि होता है। वो क्या है, यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है तो 9वें स्थान पर 10 लिखा होगा और 10वें स्थान पर 11 लिखा होगा। इन दोनों का स्वामी शनि कहलाता है। तो यह शनि की राशि है और यह जहाँ केंद्र या त्रिकोण में शनि बैठेगा तो यह परम योग कारक ग्रह माना जाता है। 2 कंडीशन बताई मैंने आपको, ये दोनों ही कंडीशन योग कारक की होती है। योग कारक ग्रह कैसे बनते हैं, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता हो तो ये योग कारक बनता है। ऐसे में यदि राहु केंद्र में या त्रिकोण में बैठेगा तो वो हमेशा
अशुभ के परिणाम के बजाय शुभ परिणाम ही देगा। उसका कारण क्या है? मैंने बताया था कि राहु और केतु छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह है तो जिसकी राशि में ये बैठते हैं, जिसके स्वामी के साथ ये बैठते हैं, तो उसके जो वो शुभ परिणाम देगा, तो उसके शुभ परिणाम के अनुसार यह भी शुभ परिणाम देगा। जो राशि शुभ परिणाम दे रही है उसी के अनुसार राहु और केतु भी उसी के अनुरूप उतनी ही मात्रा में शुभ परिणाम देते हैं। यानी कि जो परिणाम देंगे तो उसका दुगना परिणाम ही यह राहु और केतु देते हैं। तो राहु केतु को हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण में यदि राहु बैठता है तो यह परम शुभ माना जाता है। और इसमें यदि केंद्र और त्रिकोण की राशि आ जाए तो ये योग कारक ग्रह के अनुसार ही शुभ परिणाम देगा। जब इसकी महादशा और अंतर्दशा आती है तो यह अशुभ परिणाम के बजाय शुभ परिणाम ही देता है। अब एक और उदाहरण बताता हूँ। यदि किसी की जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान पे 12 लिखा हुआ है तो 12 का स्वामी गुरु होता है। और गुरु 12 के बाद में यदि हम गिनती करते हैं तो 8वां स्थान पे 1 आएगा, तो वहाँ से यदि हम गिनते हैं तो 8 से गिनने पर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हुआ कन्या राशि। कन्या राशि की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी गुरु होता है। तो ये गुरु यदि 11वें स्थान पर बैठता है, वहाँ पर केतु लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, यानी कि 4 लिखा हुआ है। 11वें स्थान पर 4 लिखा हुआ है तो गुरु जो है वो उच्च का कहलाता है। उच्च का गुरु 11वें स्थान पर बैठेगा, केतु वहाँ पे स्थित होगा, तो स्वाभाविक तौर पर ये है कि आपके पंचम स्थान पर राहु स्थित होगा। जहाँ राहु स्थित है तो वो शनि की राशि में होगा, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में यह राहु ऐसे जातक को शुभ परिणाम ही देते हैं। यदि आप किसी के ऐसे में यदि गुरु की जो दृष्टि संबंध की बात करें तो 11वें स्थान पर गुरु जब बैठता है तो उसकी सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है और 9th दृष्टि जो पड़ती है वो सप्तम स्थान पड़ती है। तो यह राहु जिस जगह बैठेगा उस जगह उसकी जो दृष्टा पड़ती है वो अमृत तुल्य होती है, एक तरह के गंगा जल के समान होती है। तो ऐसे में यह राहु ऐसे जातक को भटकाव के बजाय, जहाँ 5वां स्थान लिखा हुआ है राहु लिखा है, तो ऐसे में राहु कभी भी संतान में बाधक कारक नहीं होगा और उसके उच्च शिक्षा में भी कोई बाधक कारक नहीं होगा। और इसके अलावा यदि जन्म पत्रिका के 6, 8 और 12 के स्वामी राहु और केतु के साथ, राहु यदि 6ठे में बैठा हो, 8 में बैठा हो या 12 में बैठा हो और उसी से संबंधित 6, 8 और 12 का स्वामी इसके साथ स्थित हो, तो ऐसा राहु हमेशा अशुभ परिणाम देगा। जब इनकी महादशा किसी जो साथ बैठा, राहु के साथ जितने ग्रह 6, 8, 12 के यदि एक साथ बैठे हों तो इनकी जब भी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो ऐसे में यह ग्रह तो अशुभ परिणाम देंगे ही साई। इसके अलावा राहु भी उस अशुभ परिणाम को कई गुना कर देता है। तो यह है राहु शुभ और अशुभ परिणाम कैसे देते हैं, ये मैंने आज आपको सूक्ष्म जानकारी दी। आज मैं यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक जय श्री कृष्णा। यदि आप नए हैं या पुराने हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको जब आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। लाइक के अलावा कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।